lovely viewers, this is Pooja Poddar and you are watching Poddar Girl Dream Hub। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत क्या हैं, इसके पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चन का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोतों के पहले स्रोत यानी कि साहित्यिक स्रोत और उसके तीनों प्रकार के बारे में हमने अपना टॉपिक क्लियर कर लिया था। अब इस वीडियो में हम उसके दूसरे और तीसरे टॉपिक को क्लियर करेंगे, यानी कि पुरातात्विक स्रोत और यात्रा वृत्तांत, जिसके बाद हमारा 20 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये है हमारे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, पुरातात्विक स्रोत। भारत का इतिहास जानने के लिए दूसरा महत्वपूर्ण साधन पुरातत्व होता है, जिसके द्वारा अनेक शिलालेखों, स्तंभों, स्तूपों और धातु मुद्राओं तथा भग्नावशेषों की जानकारी मिलती है, जो इतिहास की जानकारी के लिए एक उत्तम साधन है। पुरातात्विक स्रोतों को 4 भागों में बांटा गया है, जिसका पहला भाग है अभिलेख। अभिलेख शिलालेखों के अलावा स्तूपों और स्तंभों पर भी मिलते हैं। सबसे प्राचीन शिलालेख अशोक से प्राप्त होते हैं। अशोक के पश्चात कनिष्क तथा गुप्त शासकों के समय के अभिलेख प्राप्त होते हैं। इन अभिलेखों में कुछ प्रशस्तियां भी हैं। इस तरह अभिलेख केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी पाए जाते हैं, जिससे प्राचीन भारत के गौरव तथा उनके विदेशों के साथ संबंध आदि की जानकारी मिलती है। हमारा दूसरा जो भाग है वो है स्मारक। अभिलेखों के अलावा प्राचीन काल में अनेक राजप्रासाद, मंदिर, गुफाएं, स्तंभ, स्तूप, मठ, चैत्य तथा विहार मिलते थे। इनसे अनेक प्रकार की ऐतिहासिक सामग्री मिलती है। ऐसे स्मारकों से तत्कालीन कला तथा धर्म की जानकारी मिलती है। इस समय भारत के अलावा श्याम, अलक, कंबोडिया, चीन, जावा, सुमात्रा आदि पूर्वी द्वीप समूह में अनेक स्थानों पर स्मारक प्राप्त होते हैं, जिससे भारत तथा भारतीय संस्कृति के गौरव का ज्ञान प्राप्त होता है। पुरातात्विक स्रोत का तीसरा जो भाग है वो है मुद्राएं। मुद्राएं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे प्राचीन इतिहास को समझने में। प्राचीन कालीन इतिहास जानने में मुद्राएं सबसे ज़्यादा सहायक होती हैं, क्योंकि साहित्य में वर्णित घटनाओं और तिथियों का ज्ञान कुछ हद तक इससे प्राप्त होता है। पुरातत्व विभाग को बहुत सी स्वर्ण, रजत, ताम्र अथवा मिश्रित धातुओं की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिससे निम्नलिखित ऐतिहासिक ज्ञान प्राप्त होता है। पहला, सभी मुद्राओं पर तिथियां अंकित रहती हैं, जिससे सम्राटों के तिथिबद्ध इतिहास का ज्ञान मिलता है। दूसरा, स्वर्ण मुद्राओं से देश की आर्थिक संपन्नता का ज्ञान प्राप्त होता है। तीसरा, मुद्राओं द्वारा तत्कालीन धार्मिक स्थिति का बोध होता है, क्योंकि अनेक मुद्राओं पर लक्ष्मी, शिव, बैल अथवा अन्य धार्मिक चिन्ह पाए जाते हैं। चौथी चीज़ जो हमें मुद्राओं से पता चलती है वो है विदेशी मुद्राओं तथा भारत की मुद्रा जो विदेश में मिली। इससे भारत का व्यापारिक संबंध प्रकट होता है और हमें उस समय के भारत के व्यापारिक संबंध के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रकार ये मुद्राएं प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में सहायक सिद्ध होती हैं। पुरातात्विक स्रोत का चौथा और अंतिम भाग है उत्खनन। पुराने टीलों की खुदाई से अन्य भी बहुत सारे भग्नावशेष प्राप्त होते हैं, जिससे प्राचीन भारत के इतिहास का पता चलता है। सन 1921 से 1922 में
मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा के स्थान की खुदाई से उसके सबसे प्राचीनतम सभ्यता होने का पता चलता है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई हुई थी उससे हमें हड़प्पा सभ्यता की सबसे पुरानी सभ्यता होने के बारे में पता चलता है। तक्षशिला की खुदाई से कुषाण कालीन सभ्यता का पता चलता है। इसी प्रकार वैशाली की खुदाई में प्राप्त मोहरों से गुप्त काल की शासन पद्धति का पता चलता। इसी तरह अन्य नगरों की खुदाई से खिलौने, वस्त्र, आभूषण, बर्तन, खाद्य सामग्री, पशु की हड्डियां आदि मिली, जिनसे प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण में सहायता मिली। तो इस प्रकार हमने पुरातात्विक स्रोत के चारों प्रकार अभिलेख, सिक्के, नगर तथा स्मारक और अन्य विशेष, इन चारों के बारे में जान लिया। अब हम अपने तीसरे भाग यात्रा वृत्तांत को देखेंगे। यह है पुरातात्विक स्रोत का तीसरा भाग, यात्रा वृत्तांत। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का एक अच्छा स्रोत यात्रा वृत्तांत को माना गया है। उस समय भारत में आए विदेशी यात्रियों ने अपने अपने यात्रा वृत्तांत में अनेक जानकारियां दी हैं। प्राचीन काल में अनेक चीनी, यूनानी, तिब्बती तथा तुर्की भारत में आए। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को अपना दूत बनाकर भेजा। उसने मौर्य दरबार में रहकर यहाँ की अनेक ऐतिहासिक बातों का ज्ञान प्राप्त किया। मेगास्थनीज ने अपनी इंडिया नामक पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था, पाटलिपुत्र तथा उसकी व्यवस्था तथा अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख किया है। गुप्त काल में सबसे पहला विदेशी जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में भारत आया, वह चीनी बौद्ध भिक्षु फाहियान था। 14 वर्षों तक उसने भारत का भ्रमण किया। उसके द्वारा लिखी गई पुस्तकें धर्म पर आधारित थीं, फिर भी उनसे अनेक ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। 630 ईस्वी में चीनी बौद्ध भिक्षु ह्वेनसांग भारत आया और 16 वर्षों तक भारत में रहा। उसने पूरा भारत घूमा और अपनी किताब पाश्चात्य विश्व काच में भारत की राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक इतिहास का वर्णन किया। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी भारत आया। उसने बहुत सी जगहों का भ्रमण किया तथा राजपूतों की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में भी लिखा। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद में 11वीं शताब्दी के भारत के बारे में बताया है। इस प्रकार समय समय पर भारत में आने वाले विदेशियों के यात्रा वृत्तांत में भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इस तरह से हमें पता चलता है कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं। आज हमने अपने क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स को क्लियर कर लिया है, जिससे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को इसे समझने में कोई भी परेशानी आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करें। सो गाइस, आज हमारे गेस्ट पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है और जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 भी लेकर आऊँगी। If you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you so much.